सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसा कि हम लोग ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाषा क्या है और भाषा के स्वरूप को देखते हुए हमने भाषा के उद्देश्यों का अध्ययन किया था। आज मैं अपने सिलेबस के अगले बिंदु पर बढ़ती हूँ और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी हिंदी शिक्षण की पद्धतियाँ। तो सर्वप्रथम हमको ये जान लेना आवश्यक है कि पद्धतियाँ क्या होती हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान अध्यापक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किसी भी विषय को या उसकी विषय वस्तु को समझने के लिए जितना आवश्यक अध्यापक का होना होता है, उससे उतना ही आवश्यक उस विषय वस्तु की शिक्षण पद्धतियों का होना भी होता है। अर्थात जो शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं वे विषय वस्तु को एक स्वरूप प्रदान करती हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में सहायक होती हैं। तो पद्धतियाँ हमारे किसी भी विषय को, किसी भी भाषा को समझने में अति सहायक होती हैं। यहाँ पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे हिंदी शिक्षण की पद्धतियों के बारे में, जो कि निम्न प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहली जो पद्धति है वो है हमारी प्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्यक्ष पद्धति मतलब डायरेक्ट मेथड, कि हम किसी चीज़ से बिल्कुल सामने सामने मतलब हम रूबरू हो रहे हैं। तो ये जो हमारी पद्धति है इसका श्री गणेश भारत में 1908 में हुआ था और यह पद्धति धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि इस पद्धति का उद्देश्य था कि मातृभाषा का बालक जिस प्रकार से मातृभाषा को सीखता है उसी प्रकार से अन्य भाषा को वो सीखे। यानी इस पद्धति का उद्देश्य है नवीन भाषा को सीखना, नवीन भाषा को सीखने की इसमें शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष विधि हम लोग के लिए मतलब विद्यार्थियों के लिए और उसकी पठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि इस विधि के कुछ गुण और दोष भी होते हैं, जैसे कि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। इस पद्धति में ये बताया गया कि ये पद्धति एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। इसको प्रत्यक्ष पद्धति को हमने मनोवैज्ञानिक पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं कि इसमें मनोवैज्ञानिकता के गुण बहुत हैं और ये पद्धति जो है एक स्वाभाविक पद्धति है। जबकि इसके अगर हम दोष पे करें तो हम ये दोष में हम देखते हैं कि यह इस पद्धति में मानसिक क्रिया ही ज़्यादा है। तो इस तरह से इस पद्धति के कुछ अपने गुण और दोष भी निर्धारित हुए हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम जो है देखते हैं कि हमारी जो अगली पद्धति है वो कौन सी है। तो अब हम अपनी अगली पद्धति की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्याकरण और कम अनुवाद पद्धति। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने क्लास में अध्ययन भी किया है कि किसी भी भाषा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस भाषा की वर्णमाला और उस भाषा के व्याकरण को जानना आवश्यक होता है, तभी हम उस भाषा का गहराई से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुवाद पद्धति में किसी भी भाषा के वर्णों का, शब्दों का अनुवाद होता है और ये हम तभी तार्किक रूप से कर पाते हैं जब हमें जो है उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होता है। तो अनुवाद और व्याकरण पद्धति भी हमारी हिंदी की एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। इस पद्धति के भी अपने कुछ और गुण दोष हैं, जिसको आप थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, देखिएगा कि ये पद्धति भाषा को सीखने में को सरलतम रूप में सीखने में सहायक है। इसके द्वारा जो है बालक को भाषा का ज्ञान जो होता है वो स्थायी रूप में होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी कुछ दोष देखें तो हम ये देखते हैं कि ये जो पद्धति है, अनुवाद पद्धति है, ये भाषा को स्वाभाविक ढंग से सीखने में सहायक नहीं होती है। तो इस तरह से ये भाषा के अपनी इस भाषा के यानी कि इस व्याकरण पद्धति, अनुवाद पद्धति के कुछ गुण और दोष जो हैं वो हमारे सामने इस प्रकार से हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी अगली पद्धति है, जिसका हम लोगों ने आप सब अध्ययन हम कर चुके हैं, वो है हमारी शब्द परिवर्तन पद्धति। शब्द परिवर्तन पद्धति, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि शब्दों का परिवर्तन कर देना। ये पद्धति ये कहती है कि व्याकरण और अनुवाद पद्धति में थोड़ा सा हमें विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि शब्द परिवर्तन में हम शब्द को परिवर्तित करके भी भाषा का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं और नवीन शब्द को हम सीख भी सकते हैं। तो ये जो विधि है, ये भी इस विधि को भी के अपने कुछ और गुण और दोष निर्धारित किए गए हैं, जिनका अध्ययन हम अपने अनुसार हम लोग करते रहते हैं। तो शब्द परिवर्तन विधि भी हमारी जो भाषा की, हिंदी भाषा की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि मतलब कारगर सिद्ध हुई है।
अब हम अपनी जो चौथी विधि है उसको देखते हैं विद्यार्थियों, जिसका नाम है डॉक्टर वेस्ट विधि, यानी डॉक्टर वेस्ट प्रणाली। इस प्रणाली का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस जो हमारी ये जो पद्धति, इसके डेवलपर डॉक्टर वेस्ट हैं और इन्होंने ही इस पद्धति को हम लोगों से परिचित कराया है। धीरे धीरे ये पद्धति एक बहुत ही लोकप्रिय पद्धति हो गई और इस पद्धति को हम नवीन पद्धति के नाम से भी जानने लगे। तो इस पद्धति के अगर हम कुछ गुण देखें तो हम ये देखते हैं कि भाषा शिक्षण क्योंकि प्रायः वाचन से प्रारंभ होता है, तो किसी भी भाषा का पढ़ना सीखने से यह भाषा कम समय में बोली तथा लिखी जा सकती है। तो इस लिहाज से ये जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन अगर हम इसके दोष को कुछ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस विधि में वाचन की अधिकता है और लेखन के कार्य को इग्नोर किया गया है, मतलब थोड़ा उतना महत्व नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारी वेस्ट मेथड है ये भी अपनी तरह से पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारी पांचवी पद्धति है वो है गठन पद्धति। तो ये पद्धति, जैसा कि हम इसको उच्चारण कर रहे हैं, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गठन यानी गठन किसका, गठन विषय वस्तु का बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। जैसे जो विषय वस्तु हम पढ़ाते हैं, अगर हम उसको बिल्कुल क्रमबद्ध कर लें, पंक्तिबद्ध कर लें, तो वो आप विद्यार्थियों को समझने में क्या होती है, सहायक होती है और अध्यापक को भी उसका शिक्षण कार्य करने में सहायता मिलती है। तो ये जो हमारी पद्धति है ये भी एक भाषा में बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करती है। इस विधि की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इनकी कमियां भी हैं जिसको हम देख चुके हैं क्लास में, बिना आप लोग ये देखेंगे। अब ये पद्धति जो है, ये जो हमारी पद्धति है ये हमारी किसी भी भाषा के में ये काम आती है, क्योंकि अगर हम अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं तो वहाँ पे शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से उसको गठित करके लगाना, हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो वहाँ इससे एक एक शब्द का अर्थ भी समझ में आता है, विद्यार्थियों को विषय वस्तु को समझने में सुगमता होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों अभी हमने देखा अपनी हिंदी शिक्षण, हिंदी भाषा की विधियों को हम क्रमबद्ध तरीके से आए हैं। इस क्रम में हमारी जो आखिरी पद्धति है वो है द्विभाषिक पद्धति यानी द्विभाषिक पद्धति, जिसको हम बाइलिंगुअल मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। द्विभाषी जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैं आपसे पुनः विद्यार्थियों कहूँगी, द्विभाषी मतलब कोई दो भाषाओं का ज्ञान, ठीक है। तो इसमें हम इसका भाव यही निकल के आता है कि द्विभाषिक विधि जो है, बाइलिंगुअल मेथड जो है, वो किसी दो पक्षों के दो बिंदुओं पर बात करती है, ठीक है। तो यह जो विधि है ये नई भाषा सिखाते वक्त अध्ययन अध्यापन पद्धति में जहाँ दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे मातृभाषा क्योंकि मातृभाषा पे बालक का मानव का पूर्णताधिकार होता है, तो मातृभाषा और दूसरी सीखने की दूसरी भाषा, ये दो भाषाएं, मतलब एक तो हमारी मातृभाषा जिसका हमें ज्ञान पूर्णता है और जिसके सहारे से हम अगली भाषा को सीखेंगे, अर्थात वो हमारी दूसरी भाषा। तो इस तरह से इसे द्विभाषिक, मतलब इसीलिए इसको द्विभाषा कहा गया है। तो दूसरी भाषा का अध्ययन करते समय इस पद्धति में पूरी तरह से मातृभाषा का ही उपयोग सिर्फ अध्यापक करता है, जिससे यह पद्धति दोनों भाषाओं की समानताओं और विविधताओं पर स्थित है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज हमने देखा कि हिंदी भाषा की विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ जो कि प्रचलन में हैं, वो सभी पद्धतियाँ, सभी विधियाँ हम सबके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आशा करते हैं कि आज जिन प्रविधियों के बारे में हमने पढ़ा उसका ज्ञान आपको पर्याप्त रूप में मिला होगा और आपको विषय वस्तु को समझने में भी सहायता मिली होगी। धन्यवाद।